हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को द नॉलेज पार्क। तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक नंबर 4। तो आज हमें डिस्कस करना है ह्यूमन स्पर्म, या फिर स्पर्म का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल बोली जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आंसर होगा स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। ये स्मॉलेस्ट भी है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होती है और मोटाइल स्ट्रक्चर है। मोटाइल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फ्लैजेलम पाया जाता है जो कि इसको मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है। और दूसरी तरफ फीमेल के अंदर जो एग होता है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है, लेकिन वो नॉन मोटाइल होती है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्पर्म है जो कि मोटाइल है, और जो लार्जेस्ट सेल है वो फीमेल का एग या फिर ओवम है जो कि नॉन मोटाइल होता है। तो स्पर्म की आज स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। तो जो स्पर्म है ह्यूमन का उसको जनरली 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन किसी किसी बुक में 4 भाग भी है। वो चौथा भाग है ये नेक। तो इसके 4 भाग है कौन कौन से? एक तो हेड वाला पोर्शन है। अब इस हेड के अंदर एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो होता है वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास पार्ट बनाता है, और बाकी के जो 60% पार्ट होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा बनाया जाता है। एक्रोसोम जो होता है वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास पार्ट बनाएगा, या हेड का जो 40% पार्ट होता है वो एक्रोसोम होता है। किसी किसी बुक में इसको 50 या 60 भी दिया हुआ है, तो वेरी करता है। और जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट हो सकता है हमारा 50 या फिर 60% हेड का पोर्शन ये बना सकता है न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो स्पर्म है इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस और एक्रोसोम पाए जाते हैं। अभी जो एक्रोसोम है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना हुआ होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में स्पेशली नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्रोसोम जो होता है कौन से ऑर्गेनेली का बना हुआ है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम बनाता है। अब इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग स्पर्म लाइसिन या एक्रोसिन एंजाइम कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम आते हैं। जो एग होता है, एग के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, जोना पेलुसिडा, उसके चारों तरफ कुछ सेल्स होती है जिनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटर सेल्स। तो अगर स्पर्म को एग के अंदर जाना है या एग के पास में जाना है तो उसे उन सभी सेल्स को तोड़ते हुए अंदर एंटर करना होता है। तो उन सब लेयर्स को तोड़ने में हेल्प करता है एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम है जिनको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जैसे कि एक्रोसिन एंजाइम हो गया, हाइल्यूरोनिडेज हो गया, या और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। चलिए, तो जो हेड है इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 4.0 से 5.5 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नेक। अभी जो नेक वाला रीजन है इसके अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एक सेंट्रियोल को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल माने होता है जो पास में स्थित है। तो जो न्यूक्लियस के पास में है उसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, और जो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है उसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो होते हैं जब इस मेल प्रोन्यूक्लियस का फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन होता है तो उस टाइम पर स्पिंडल फाइबर को अरेंज करना या माइटोटिक डिवीजन कराना जो कि जाइगोट के अंदर होता है, उन सब का काम ये करते हैं सेंट्रियोल। तो वो सेंट्रियोल जो होते हैं जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे जाइगोट में, वो एक्चुअली स्पर्म अपना खुद लेकर आता है। तो न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस जो है ये जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर। अब हमें पता है कि जो मेल है ह्यूमन मेल उसमें 2 तरह के स्पर्म बनते हैं। स्पर्म हैप्लॉइड है तो उनके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। अब कंडीशन 2 हो सकती है, या तो 23 में ये वाला जीनोटाइप हो 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, या दूसरा वाला 22A प्लस वाई क्रोमोसोम। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एग के साथ में फ्यूज कर रहा है तो जो संतान होगी वो लड़की होगी। भाई डेफिनेटली एक्स जो होगा मेल के अंदर, अगर एक्स है तो वो क्या होती है? एक फीमेल होती है। ओके, सॉरी, ये मेल का साइन है, फीमेल। और अगर ये वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर रहा है एग के साथ, तो जो संतान होगा वो एक लड़का होगा, यानी कि एक मेल चाइल्ड। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के केस में मेल के द्वारा होता है। तो फादर डिसाइड करता है आगे आने वाली जनरेशन का जो सेक्स होगा वो क्या होगा। चलिए, उसके बाद में आता है फिर मिड पीस। अभी मिड पीस क्या है? जो कि हेड और टेल के बीच वाला रीजन है, इसको मिड पीस या मिडल पीस कहते हैं।
अब इस मिडल पीस में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, स्पाइरल शेप का होता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है घूमी हुई, जैसे स्प्रिंग होता है कुछ उस तरह से घूम जाता है। तो बहुत सारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं, या इसी का दूसरा नाम है नीबेन कर्व। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो इस तरह से अरेंज है बहुत सारे, इनको बोला जाता है कलेक्टिवली नीबेन कर्व। इनका काम होता है भाई, जब इजैकुलेशन होगा तो उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन या 400 मिलियन, किसी किसी बुक में वो भी दिया हुआ है, तो 200 से 400 मिलियन जो स्पर्म है वो एक साथ डिपॉजिट होते हैं। तो वो उन स्पर्म को वेजाइना से ट्रेवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। अब वहां तक जाने के लिए, वो रास्ता तय करने के लिए इनके पास में प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको, माइटोकॉन्ड्रिया से। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया जाता है, नीबेन कर्व। ओके, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि मिडल पीस से निकलने पर यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी होती है, और जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाते हैं तो ये थोड़ी सी पतली होती चली जाती है, और लास्ट में इसका जो एंड हो थोड़ा सा टेपर्ड हो जाता है, नुकीला सा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेल या फिर फ्लैचुला। तो पूरे स्पर्म का लगभग 80 से 90% जो पार्ट होता है वो टेल ही बनाती है। तो मोस्टली जो पार्ट है वो टेल ही है। इसकी जो साइज है वो 45 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। तो ये है बच्चों स्पर्म का डायग्राम। अब एक एक करके इनका जब हम देखते हैं कि जो हेड है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है और उसका क्या क्या काम है, मिडल पीस जो है, टेल है, ये सब क्या क्या कर रहे हैं, इनके फंक्शंस फटाफट स्टडी करते हैं। तो स्पर्म जो है, स्पर्म का दूसरा नाम मेल गैमीट भी है ना, या फिर स्पर्मेटोजोआ, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, हमको तैयार रहना है। तो बायोलॉजी में टर्म्स ही ध्यान रखने हैं। अगर टर्म्स आपको ध्यान हो गए सारे तो बायोलॉजी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। चलिए, तो स्पर्म जो है, स्पर्म क्या है, स्मॉलेस्ट सेल। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। अब ये जो स्पर्म है हमें पता है कैसा है, ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का है और ये मोटाइल है। इसके अगर पार्ट्स देखें तो पहला पार्ट इसमें हेड। तो हेड की अगर बात करें तो जो हेड है वो ओवल शेप है, ओवल शेप्ड है, ओवल शेप की स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, हेड के अंदर एक तो होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम, और दूसरा होता है न्यूक्लियस, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। तो अब ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम हमें पता है कि किसका बना हुआ है, गोल्जी बॉडीज का। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। फीमेल का जो एग है उसकी जो मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा, और साथ में कोरोना रेडिएटर सेल्स, उसका डाइजेशन करता है, और उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। फिर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो होता है, या फिर इसको प्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस फॉर्म में रहता है, थोड़ा क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। लेकिन जब ये उसके अंदर एंटर कर जाता है एग के अंदर, तो वे फिर से कंडेंस होकर क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। न्यूक्लियस, अभी जो न्यूक्लियस है हमें पता है कि इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लॉइड होता है। एंड अब इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है, जैसे पहले भी बताया मैंने, या तो 22A+X वाले जीनोटाइप हो सकता है, या फिर 22A+Y वाला जीनोटाइप हो सकता है। तो X वाला अगर फ्यूज कर रहा है X के साथ में तो संतान लड़की होगी, और अगर Y वाला फ्यूज कर रहा है तो XY होने की वजह से जो संतान है वो लड़का होगा। चलिए, उसके बाद में फिर क्या आता है हमारा नेक। अभी जो नेक वाला हिस्सा है इसमें क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल भी हमें पता है दो हैं, कौन कौन से, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो कि थोड़ा नजदीक स्थित है, और एक डिस्टल सेंट्रियोल जो थोड़ा सा दूर है। और इनका काम क्या है, हेल्प
इन एस्टर फॉर्मेशन, जो फाइबर बनते हैं स्पिंडल फाइबर जाइगोट में, हेल्प इन एस्टर फॉर्मेशन ड्यूरिंग जाइगोट डिवीजन। तो जाइगोट का जब डिवीजन हो रहा होगा या फिर जब स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस था उसके जो क्रोमोसोम है वो एग के न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम है उनके साथ में इक्वेटर लाइन पर स्थित हो जाते हैं। तो वहां पर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो सेंट्रियोल से निकलते हैं। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और जो सेंट्रोसोम होता है क्रोमोसोम का मिड वाला पार्ट उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ये कोई सेल है, ओके, यहाँ पर ये रहा एक क्रोमोसोम जिसके अंदर डीएनए की 2 कॉपी है। ये रहा मेल का क्रोमोसोम, मेल क्रोमोसोम को बोलते हैं पैटर्नल और फीमेल वाले को मैटरनल। तो यहाँ पर ये रहा सेंट्रियोल, ये रहा सेंट्रियोल। तो इस सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं स्पिंडल फाइबर या एस्टर्स, जो कि क्या करते हैं इनको इक्वेटर पर लाते हैं और बाद में इनको खींचकर अलग कर देते हैं। ठीक, तो ये होता है इनका। चलिए उसके बाद में देखते हैं फिर मिडल पीस। थर्ड क्या है मिड पीस, मिड पीस। और ये मिड पीस जो है किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका काम होता है हेल्प टू प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर प्रोपल्सन ऑफ sperm, propulsion of sperm in female reproductive tract, in female reproductive tract, and helps in the survival of sperm। साथ में स्पर्म के सर्वाइवल में भी ये हेल्प करता है। चलिए उसके बाद में फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, टेल। तो ये टेल क्या है, ये एक लॉन्गेस्ट फिलामेंटस पार्ट है, फिलामेंटस पार्ट है जो कि क्या करता है इसका प्रोपल्सन ही कराता है, इस तरह से स्विम करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है तो उस टाइम पर वो तैर कर कुछ आगे बढ़ता है। तो उसको तैरने में ये टेल भी हेल्प करती है। साथ में फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें रेगुलरली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और वो कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, जो सीमन के अंदर प्रोस्टेग्लैंडिन होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो एक बार में इजैकुलेशन जब होता है तो 300 या 400 मिलियन के आसपास स्पर्म रिलीज होते हैं। अब उन स्पर्म के अंदर जड़ने के सारे ही एग तक पहुंचे, उसमें से कुछ जो होते हैं रास्ते में दम तोड़ देते हैं। फैलोपियन ट्यूब तक ऑलमोस्ट 100 या फिर 200 के आसपास स्पर्म पहुंचते हैं और उनमें से भी सिर्फ एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग करोड़ों में एक हैं। तो बात सही है भाई कि जो स्पर्म उस रेस को हार गए, जो कमजोर स्पर्म होगा वो रास्ते में दम तोड़ देगा और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जिसने हार नहीं मानी सिर्फ वही रास्ता तय करके जाएगा अपने टारगेट तक और ह्यूमन का फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन इंडिविजुअल का। चलिए ये तो हो गया ह्यूमन स्पर्म। फिर इसमें हम लोग इसको वो भी देखेंगे कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है। तो ये जो स्पर्म है इसको ध्यान रखना है कि प्यूबर्टी की एज पर मेल के अंदर जब प्यूबर्टी की एज आती है ऑलमोस्ट 13 या 14 ईयर्स के आसपास, तो इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और ये बॉडी में हर वक्त बनते रहते हैं। ऐसे नहीं कि इंटरकोर्स के दौरान ही या कोइटस के दौरान ही इनका फॉर्मेशन होगा, ये हमेशा बनते रहते हैं। हर मिनट हर सेकंड इनका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इजैकुलेशन हर वक्त नहीं हो रहा है। तो बनने के बाद में स्टोर हो जाते हैं, एपिडिडाइमिस इसको स्टोर कर लेता है और जब बाद में कोइटस होता है तो इजैकुलेशन के द्वारा कुछ स्पर्म जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, बाकी के पीछे रह जाते हैं जो आगे आने वाले टाइम में इजैकुलेशन के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। इसमें 2 हार्मोन भी रोल प्ले करते हैं जिनको मैं आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा।
एक तो FSH और एक LH। LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है वो, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका काम होता है लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, उन पर काम करता है और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है। टेस्टोस्टेरोन का काम हमें पता है क्या करता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड या फिर स्पर्मेटोजोआ, उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सारे स्टेप्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। साथ में टेस्टोस्टेरोन का हाइपोथैलेमस पर एक नेगेटिव फीडबैक भी होता है कि मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद में वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे जाएगा और उसको नेगेटिव फीडबैक के द्वारा उसको रोकेगा, जिसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो उनके सिक्रेशन को वो रोक देता है। चलिए थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसका डिटेल में बाद में फिर डिस्कस करेंगे। तो इसका थोड़ा सा छोटा सा हार्मोनल रेगुलेशन भी देख लेते हैं कि किस तरह से हार्मोन रेगुलेट करते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन को, या फिर उन पर क्या इफेक्ट डालते हैं कि उनकी मात्रा अगर कम है तो क्या होगा, ज्यादा है तो क्या हो सकता है। चलिए फटाफट इसको छोटे से एक चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये रहा हाइपोथैलेमस। अभी जो हाइपोथैलेमस है इससे पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरह से लगी होती है, तो ये हाइपोथैलेमस है। अभी जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा। ये कौन सी पिट्यूटरी है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ से दो हार्मोन्स को रिलीज कराएगा, एक तो FSH और एक LH। FSH और LH। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ह्यूमन मेल की केस में इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसको दूसरा? ह्यूमन मेल में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल पे जाता है और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका रोल होता है एक तो स्पर्मियोजेनेसिस में, और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे रोल होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में काफी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो FSH होता है ये एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये किससे बाइंड करेगा? एंड्रोजन से। एंड्रोजन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं। और हमारे अंदर जनरली जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये ABP एक प्रोटीन होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन से बाइंड कर जाती है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में कांस्टेंट रखती है या फिर बनाए रखती है, कम नहीं होने देती, तो जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है। साथ में इसका रोल मैंने बताया किस में होता है? स्पर्मियोजेनेसिस में भी इसका रोल होता है। ओके, तो मान लीजिए हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है या जो टेस्टिज है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन वो नेगेटिव फीडबैक लगाता है। कहां पर? एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक होता है इसका, और एक हाइपोथैलेमस पर नेगेटिव फीडबैक होता है। तो हाइपोथैलेमस पर नेगेटिव फीडबैक अगर होगा तो हाइपोथैलेमस GnRH को कम रिलीज कराएगा, जिसकी वजह से यहाँ से गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है FSH और LH उनका सिक्रीशन भी कम होगा। ओके, और अगर टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की मात्रा बहुत कम है तो जो नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ था वो हट जाएगा और ये हाइपोथैलेमस फिर से GnRH को रिलीज कराएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो काम करेंगे जहां से गोनेडोट्रोपिन यानी कि FSH और LH सीक्रेट होते रहेंगे। ओके, तो ये था बच्चों इसका। इसके अलावा सस्टेंटेकुलर सेल्स भी मैंने बताई थी। सस्टेंटेक्युलर सेल, अब ये जो सेल है ये सपोर्टिंग सेल या नर्व सेल भी कहलाती है, इनको सर्टोली सेल भी कहते हैं। सर्टोली सेल के अंदर ही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटिड्स होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। तो ये एक हार्मोन को रिलीज कराती है, उस हार्मोन को बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन। तो इस हार्मोन का भी नेगेटिव फीडबैक होता है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे और दूसरा इसका नेगेटिव फीडबैक होता है इस पर, हाइपोथैलेमस पर, टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन।
तो ये था बच्चों इसका हार्मोनल रेगुलेशन।